आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैंने प्रयास किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक एमएसपी की अवधारणा पर चर्चा करने का थोड़ा सा प्रयास करूंगा। एमएसपी की अवधारणा क्या है? इस एमएसपी के द्वारा भारत सरकार किस प्रकार किसानों की आय को दुगना करना चाहती है? भारत सरकार अपने बजट में से कितना एमएसपी पर खर्च करती है? कितना किसानों तक जाता है? वर्तमान में भारत सरकार ने जो लोकसभा और राज्यसभा में जो 2 बिल पास किए हैं, उससे एमएसपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सारा विचारणीय मुद्दे हैं, इसलिए संक्षिप्त में इस पर विचार करना चाहिए। मैं सीधा एमएसपी पे आता हूं। एमएसपी जो भारत सरकार की जो कृषि नीति है, उसके 2 लक्ष्य हैं। सरकार एक चाहती है कि किसानों की आय को बढ़ाया जाए, किसानों के जीवन स्तर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए, इसलिए उनके पास पर्याप्त आय हो, पर्याप्त इनकम हो। यह भारत सरकार ऐसा सोचती है। दूसरा, जो हमारी कृषि नीति है, उसका लक्ष्य यह है कि किसान जो अन्न उत्पादन कर रहा है, वह किसान दूसरी वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए उपभोक्ता भी है। किसान यदि एक किसान गेहूं का उत्पादन करता है तो वो बाजार से दूसरे किसान का टमाटर खरीदेगा, आलू खरीदेगा, इसलिए वो उपभोक्ता भी है। इसलिए सरकार यह भी चाहती है कि हर भारतीय को सस्ता खाद्यान्न मिले, जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो सस्ती मिले। इसलिए उपभोक्ता की सुरक्षा भी सरकार करना चाहती है कि ज्यादा कीमत नहीं देना चाहती। इसलिए आप देखते हो कि जिन 23 कृषिगत उत्पाद की भारत सरकार एमएसपी की घोषणा करती है, उनकी कीमतें पिछले 20 सालों से इस तरह आप उठा के देख सकते हैं कि गेहूं की कीमत 20 रुपए से 1-2 रुपए के आसपास पिछले कई वर्षों से भारत में चल रही है। कारण इसका क्या है? एमएसपी। टमाटर, आलू, प्याज, इनकी कीमतें उठती रहती है, गिरती रहती है। कारण इसका यह है कि यह एमएसपी नहीं है। एक इसका अवगुण भी है। जब सरकार एमएसपी की घोषणा करती है तो बाजार में यह होता है कि अधिक से अधिक खाद्यान्न मंडियों के द्वारा सरकार के पास पहुंच जाता है। सरकार की एजेंसी एफसीआई के माध्यम से और नाफेड के माध्यम से एफसीआई के गोदाम भर जाते हैं। एफसीआई के गोदाम जब सरकार के पास भर जाते हैं तो सरकार से कुछ इसमें से निकाल के बीपीएल परिवारों को पीडीएस सिस्टम के द्वारा, टारगेट पीडीएस सिस्टम के द्वारा राशन कार्ड की दुकानों के माध्यम से गरीबों को 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो या फ्री के अंदर गेहूं उपलब्ध करवाया जाता है। वो कहीं न कहीं यह हमारी कृषि नीति का हिस्सा है, देश की कृषि नीति का हिस्सा है। अब प्रश्न यह है कि किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाता है? एमएसपी क्या है? मैं जल्दी से इसको संक्षिप्त में आपके सामने इसको समझा देता हूं। यह एक सिंपल सा एक डायग्राम है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। ये एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र में आप देख सकते हो, एक तरफ वस्तु की कीमतें हैं, दूसरी तरफ वस्तु की मात्रा है। उदाहरण के तौर पर यह ले लीजिए कि जो गेहूं यदि है, सपोज यहां गेहूं का 10 किलो गेहूं ले और एक साइड उसकी 1 किलो की कीमत 20 रुपए है और 10 और 20 का जब गुणा करेंगे तो सिंपल 200 रुपए हो जाएंगे। तो आपको जो आयत दिख रहे हैं, इसके अंदर जो आयत बन रहे हैं, वो आयत कुछ भी नहीं है बल्कि किसान की आय है। आप देख सकते हो बाजार के अंदर यदि सरकार का रोल नहीं है, एमएसपी नहीं है, तो बाजार के अंदर होता क्या है? आप इस बाजार को समझ सकते हो। ये सिंपल सा बाजार है। इस बाजार के अंदर मांग वक्र कैसा होता है मैं बताऊं कि जो आवश्यक वस्तुएं होती है, गेहूं है आवश्यक वस्तु है, खाना जरूरी है, जीने के लिए गेहूं खाना जरूरी है, रोटी खानी जरूरी है, इसीलिए इसका मांग वक्र बेलोसदार होता है, सीधा खड़ा हुआ होता है। इसका मतलब यह हुआ कि कीमतें चाहे 5 रुपए, चाहे 10 रुपए, चाहे 20 रुपए, रोटी तो खानी ही पड़ेगी। अर्थात इसका मतलब है मांग कीमतों से ज्यादा प्रभावित नहीं होती है, इसलिए यह बेलोसदार मांग वक्र है, पूर्ति ऊपर की ओर जाती हुई है।
हम मान के चलें कि मांग हमारी डी है और पूर्ति ऊपर जाती हुई S0 है, तो वस्तु की कीमत क्या होगी? P0। P0 का मतलब सपोज ये 20 रुपए हो गई। अब यदि सपोज अथाह उत्पादन हो गया, किसान राजी हो गया, खुश हो गया कि इस बार हमारे पास बम्पर उत्पादन हो रहा है, लेकिन जब बेचने जाएगा तब उसको पता चलेगा ये पूर्ति वक्र S0 से S1 पर हो गया, कीमतें कितनी कम हो गई? P0 मतलब 20 रुपए से कम हो गई, P1 पे 10 रुपए पे आ गई। यही होता है टमाटर के उत्पादन में। जब टमाटर बोया जाता है 20 रुपए किलो होता है, जब किसान उसको इकट्ठा करके बेचने जाता है तो 2 रुपए किलो बिकता है। तो उत्पादन तो बहुत हुआ, लेकिन कीमत तो इतनी कम हो गई कि किसान की आय नहीं बढ़ी। आप देख सकते हो किसान की आय कम कितनी हुई। जो मैंने क्रॉस बना रखा है, जो मैंने सेफ्रॉन कलर का क्रॉस बना रखा है, वो किसान की आय कम हो गई। और जो मैंने आकाशीय कलर का एक लाइन बना रखी है, वो किसान की आय थोड़ी सी बड़ी। अर्थात इसका देखने का मतलब, इसका परिणाम यह है कि जब बम्पर उत्पादन होता है, एमएसपी नहीं है, सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है, तब किसान को नुकसान बाजार में निश्चित रूप से होना है। और वास्तव में ऐसा ही होता है। अब लेकिन सरकार चाहती कि नहीं, किसानों की आय तो बराबर रहे, किसानों की आय बढ़े, इसलिए सरकार एमएसपी की घोषणा करती है। आप दूसरा डायग्राम में समझने का प्रयास कीजिए। अब आप इसको, अब इस डायग्राम में आप देख सकते हो एमएसपी की घोषणा। इसका मतलब क्या? अब मांग वक्र बेरोजगार नहीं है, मतलब सरकार उसी कीमत पे 20 रुपए पे, सरकार मान के चलें कि एमएसपी 20 रुपए, तो सरकार 20 रुपए पे कितना भी गेहूं खरीदने के लिए तैयार है। इसका मतलब क्या? मांग वक्र सीधा हो जाएगा। अब यदि पूर्ति बढ़ रही है तो क्या होगा? किसान की आय बढ़ जाएगी। आप देख सकते हो जो बैंगनी कलर का आयत जो बना हुआ है, वो किसान की आय बढ़ गई है। किसान की आय घटी तो कुछ नहीं, बल्कि किसान की आय बढ़ गई। इसलिए जब भी एमएसपी होती है तो किसानों की आय निश्चित रूप से बढ़ती है, देश के किसानों को फायदा होता है, देश का किसान खुशहाल होता है। इसलिए चारों तरफ हर कोई एमएसपी की मांग करता है और भारत सरकार भी मानती है कि एमएसपी होनी चाहिए। एमएसपी का दायरा भी सरकारें समय समय पर सरकार बढ़ाती रही है। अब एमएसपी का निर्धारण कैसे होता है, थोड़ा सा अपन इसको समझने का प्रयास कर लें। भारत में एमएसपी की जो आधुनिक प्रणाली है वो 1985 से शुरू हुई। एमएसपी योजना आयोग के अंतर्गत आता था, जो अब नीति आयोग के साथ काम कर रहा है। इसके लिए देश में एक कमीशन है, कमीशन का नाम है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसके अध्यक्ष लंबे समय तक प्रोफेसर अभिजीत सेन रहे हैं। जेएनयू प्रोफेसर है, जिनका सानिध्य रहा है, उनके साथ पढ़ने का मौका हमें भी मिला है और भारतीय कृषि नीति को समझने का मौका भी मिला है हमें उनके साथ। वो योजना आयोग के 10 साल से भी ज़्यादा योजना आयोग के मेंबर रहे हैं। भारत में केंद्र सरकार के राज्य मंत्री के बराबर दर्जा उनका रहा है। तो ये एमएसपी की घोषणा कैसे होती है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सर्वप्रथम क्या निकाला जाता है? A2 निकाला जाता है। A2 क्या होता है? A2 मतलब जब किसान खेती करता है तो अपनी जेब से कितना पैसा खर्च करता है। किसान को जब खेती करनी होती, जैसे ही बारिश आ जाती है तो बाजार जाता है, बाजार से कुछ बीज लेके आता है, कुछ फर्टिलाइजर लेके आता है, कुछ लेबर हायर करता है, आने जाने का खर्चा होता है। तो किसान अपने जेब से कितना खर्चा करता है? हल चलाना पड़ता है, ट्रैक्टर वाले को देना पड़ता है। तो किसान अपने जो जेब से पैसा देता है वो A2, मतलब सर्वप्रथम किसान अपने जेब से पैसा जो खर्च किया वो A2 है। ठीक है। A2 के बाद A2 के अंदर FL जोड़ा जाता है। FL क्या होता है? FL का मतलब जो किसान है अपने खेत के अंदर खेती कर रहा है, मेहनत कर रहा है, रात दिन खेती कर रहा है, बाड़ाबंदी कर रहा है, खरपतवार हटा रहा है, सब कुछ मेहनत कर रहा है, तो उसकी अपनी श्रम लगती है। यदि वो अपने खेत में काम नहीं करता तो कहीं और जगह काम करता, तो उसको मजदूरी मिलती। वो मजदूरी कितनी मिल सकती थी, उसको A2 के अंदर जोड़ दिया जाता, तो A2 प्लस FL बनता है। फिर उसके बाद आते हैं C2 पे। C2 कैसे बनता है? A2 प्लस FL, ये गलती से ऐसे लिख दिया मैंने, A2 प्लस FL प्लस C2 के अंदर और क्या जोड़ा जाता है मैं आपको बता दूं। और जोड़ा जाता है जो किसान की जमीन है जिसमें किसान खेती कर रहा है। यदि किसान खुद खेती नहीं करता तो उस जमीन को किसी और को देता, उसके बदले में उसको रेंट मिलता। मतलब वो जमीन कुछ तो उत्पादन अपना कर रही थी, किसान खुद कर रहा है, इसका मतलब उसको कितना मिल सकता था, उसको अवसर लागत बोलते हैं। तो उस अवसर लागत को भी इसके अंदर जोड़ दिया जाता है, मतलब उसको रेंट कितना मिलता है वो भी इसके अंदर जोड़ दिया जाता है। प्लस और क्या जोड़ा जाता है जिसके अंदर? ब्याज। किसान के पास सपोज 10,000 रुपए किसान ने खर्च कर दिए, वो 10,000 6 महीने के लिए वहां खर्च रहे
तो 10,000, यदि किसान खुद का नहीं करता तो ब्याज पे लेता, यदि ब्याज पे लेता तो किसान उस पे ब्याज कितना देता, इस ब्याज को भी इसके अंदर जोड़ दिया जाता है। एक्चुअली ये है क्या, ये है कि किसान जब खेती करता है तो किसान को खर्चा कितना आता है, किसान की लागत क्या है। तो सबसे पहले A2 निकाला जाता है, फिर A2 प्लस FL निकाला जाता है, फिर C2 निकाला जाता है, C2 के बाद MSP निकाला जाता है। MSP की घोषणा, MSP का रिकमेंडेशन CACP योजना आयोग के माध्यम से, नीति आयोग के माध्यम से भारत सरकार को करता है। फिर भारत सरकार की कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, कुछ मंत्रियों की एक कमेटी है जिसमें प्रधानमंत्री भी बैठते हैं। उनके बाद ये डिसाइड करते हैं कि MSP कितनी करनी है। अब MSP कितनी करनी है तो C2 तो यहां से निकल के आ गया, CACP ने जोड़ के बता दिया कि ये C2 है। फिर उसके अंदर ये तो किसान की लागत होगी, कुछ उसको फायदा भी दो भाई, ये इतना पैसा उसने लगाया, अब इसको फायदा कितना देना है। भारत में MS स्वामीनाथन जब किसान आयोग के अध्यक्ष थे तो उनका मानना था कि MSP C2 का 50% अतिरिक्त होना चाहिए। अर्थात सपोज किसान ने अपने जेब से और कुल मिला के जो C2 किसान का खर्च हो गया, सपोज माना कि 12 रुपए, तो 12 रुपए में 50% उसको एक्स्ट्रा देंगे तो कितना होगा, 12 प्लस 12 का 50% 6, इसका मतलब 12 और 6 18 रुपए MSP हो जाएगा। जब ये 18 रुपए MSP हो जाएगा तो सरकार घोषणा करेगी कि MSP 18 रुपए है। अब एक चीज और, अब वर्तमान में जब भारत सरकार का बजट है, पिछले 1-2 सालों से देख रहे हैं कि सरकार ने A2 का 50% तो दे दिया है, A2 का 50% दे दिया है, C2 का 50% अभी तक देना है। सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। सरकार कहीं और सुधार करके विवेकपूर्ण इसको तरीके से, सब्सिडी का विवेकपूर्ण तरीके से बंटवारा करके C2 का 50% देने का प्रयास सरकारें कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये मैंने बताया था कि स्वामीनाथन आयोग ने ऐसा बोला है। फिर एक बार वापस मैं आपको समझाता हूं कि एक बार जब ये MSP की घोषणा हो गई, फिर होता क्या है देश के अंदर, कौन कौन सी कीमतें होती है। एक तो MSP जिसकी घोषणा भारत सरकार करती है, जिसमें सरकार निश्चित रूप से खरीदेगी किसानों से। MSP का मतलब वो कीमत निश्चित रूप से मिलेगी, मतलब किसान चिंता नहीं करेगा, उसको पता है गेहूं यदि उत्पादन करेगा तो 20 रुपए किलो तो सरकार, 21 रुपए किलो सरकार तो खरीद लेगी, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। एक होता है प्रोक्योरमेंट प्राइस, मतलब खरीद मूल्य क्या है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सरकार की MSP काफी नीचे है और बाजार के अंदर लोग सरकार को बेचने के लिए FCI में, नाफेड के माध्यम से FCI में नहीं आ रहे, तो सरकार क्या करती, उसी समय प्रोक्योरमेंट प्राइस की घोषणा करती, खरीद मूल्य। तो खरीद मूल्य हमेशा MSP से ज्यादा होता है, कम नहीं होता है। एक होता है बाजार मूल्य, बाजार मूल्य मतलब बाजार में वो गेहूं क्या किस रेट से मिल रहा है। ये तो निश्चित बात है कि बाजार मूल्य MSP से कम नहीं हो सकता, क्योंकि यदि बाजार का मूल्य MSP से कम होगा तो लोग क्या करेंगे, सीधे जाकर FCI में बेच देंगे, नाफेड के माध्यम से FCI में बेच देंगे, मंडियों के माध्यम से। तो इसलिए मार्केट प्राइस मतलब बाजार की कीमत जिसकी भी खाद्यान्न की है, गेहूं की या चावल की, किसी की भी है, वो प्रोक्योरमेंट प्राइस से ज्यादा होती है और प्रोक्योरमेंट प्राइस MSP से ज्यादा होती है और MSP C2 से ज्यादा होती है। C2 मैंने बताया था, C2 की कैलकुलेट करने के बाद C2 के साथ मार्जिन जोड़ा जाता है, इसलिए क्या बनता है C2। तो MSP C2 से ज्यादा होती है और C2 A2 से ज्यादा होती है। ये 5 प्रकार की जो कीमतें हैं, 5 प्रकार की जो लागतें ये कुछ दोनों लागतें हैं और बाकी ये कीमतें हैं। तो लागतों कीमतों के बीच ये रिलेशनशिप इस प्रकार का है। तो मैं ये आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा था कि MSP, सरकार किस प्रकार MSP का निर्धारण करती है। सरकारों की हमेशा ये जिम्मेदारी रहती है और सरकारें करती भी है। अब जब से ये बिल पास हुए हैं, कुछ लोगों की चिंता है कि ये MSP हट जाएगी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। बिल मैंने भी पढ़ा था जिसके अंदर सरकार ने लिखा कि सरकार खरीद जारी रखेगी और ये तो भविष्य ही तय होगा कि देश में किस दिशा में जाएगा। लेकिन अब ये निश्चित रूप से है कि बाजार के अंदर मंडियों से बाहर सामान बिकने लगेगा और लग ये रहा है कि किसानों को फायदा होगा। उसके बाद बाजार में होता क्या है ये समय ही तय करेगा।